Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with Jayaprakash University, छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रकरण जो हम लोगों ने शुरू किया है, दिल्ली सल्तनत, इसका आज 16वां भाग देखेंगे, 16वां। और इसमें हम लोग गियासुद्दीन बलबन के कार्यों का मूल्यांकन, उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन, और यूँ कहें कि जब भी हम मूल्यांकन करते हैं तो किसी सुल्तान या शासक या नेता या अभिनेता या ऐतिहासिक पुरुष जो भी हैं उनका मूल्यांकन या किसी तथ्य का मूल्यांकन करते हैं तो उससे संबंधित विविध पक्षों, उसके अंदर क्या बुराइयां थी, क्या अच्छाइयां थी, यानी गुण दोष दोनों का हम लोग परीक्षण करते हैं। और इससे हमें मदद मिल जाती है कि उस व्यक्ति विशेष या राज्य विशेष या तथ्य विशेष से संबंधित सभी पक्षों को हम जान पाते हैं। तो आइए, इसके पहले हम लोगों ने बलबन के कार्य को दिल्ली सल्तनत के 15वें भाग में हम लोगों ने गियासुद्दीन बलबन के जो बचे हुए कार्य थे, बंगाल विजय, मंगोल आक्रमण इत्यादि से संबंधित तथ्यों को हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग उसके व्यक्तित्व और कार्यों का एक मूल्यांकन देखेंगे। और हम जब देखते हैं कि सुल्तान बलबन के कार्यों का अवलोकन करते हैं तो कुछ इतिहासकारों ने, जैसे डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने बलबन के जो कार्य हैं, उसके चरित्र और व्यवहार हैं, उसमें दो दोष उन्होंने गिनाया है। प्रथम, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने प्रथम तथ्य उद्घाटित किया है, प्रकाशित किया है कि वह धर्मांध व्यक्ति था। धर्मांध व्यक्ति था और अपनी बहुसंख्यक प्रजा के प्रति उसका व्यवहार जो था वह असहिष्णुता का रहा और उसने असहिष्णुतापूर्ण नीति अपने बहुसंख्यक प्रजा के प्रति अपनाई। तो दूसरा, प्रथम तो ये हो गया, और दूसरा उसने उसमें रचनात्मक प्रतिभा का अभाव था। उसमें रचनात्मक प्रतिभा का अभाव था। तो अब हम इन दोनों तथ्यों का जांच पड़ताल करें तो जब रचनात्मक प्रतिभा के अभाव को उन्होंने गिनाया तो उसमें उन्होंने प्रकाशित किया, उन्होंने बताया कि उसमें व्यवस्था स्थापित करने की शक्ति थी, नवीन आविष्कार करने की शक्ति नहीं थी। अर्थात उन्होंने उसके व्यवस्था स्थापित करने की शक्ति पर प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन उसके नवीन आविष्कार करने की शक्ति पर उन्होंने प्रश्न उठाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उसकी प्रशंसा की है और तथाकथित गुलाम सुल्तानों में इल्तुतमिश के पश्चात वे उसे दूसरे स्थान पर रखते हैं और या दूसरा स्थान प्रदान करते हैं। फिर हम एक अन्य इतिहासकार प्रोफेसर ए बी एम हबीबुल्लाह के दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने बलबन की राजनीति में एक मुख्य दोष यह बताया है कि उसने भारतीय मुसलमानों के प्रभाव को राजनीति और शासन में स्वीकार नहीं किया। और वह आगे लिखते हैं कि वह अपने आप को मुसलमानों का शासक मानने की बजाय तुर्की संप्रभुता का संरक्षक अधिक मानता था। इसके अतिरिक्त वह भी बलबन के कार्यों की प्रशंसा करते हैं। फिर अगर बलबन के व्यक्तित्व और कृतित्व को देखें तो एक अन्य इतिहासकार प्रोफेसर खलीक अहमद निजामी ने उसके व्यक्तित्व की दुर्बलताओं को बताया है। वह उसे राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय तो उसे प्रदान करते हैं, परंतु अन्य बातों में उसकी असफलताओं की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं। और वह लिखते हैं कि बलबन की तुर्कों की श्रेष्ठता को स्थापित करने की नीति ने लाभ के स्थान पर अधिक हानि पहुंचाई। उसने भारतीय मुसलमानों को उच्च पदों से और हिंदुओं को प्रशासकीय सेवाओं, मुख्यतः लगान व्यवस्था में सम्मिलित न करके शासन में होने वाले सहज परिवर्तन को रोक दिया। इस कारण जब वह परिवर्तन आया तब क्रांतिकारी रूप में दिल्ली सल्तनत के सम्मुख उपस्थित हुआ। इसके अतिरिक्त बलबन की सबसे बड़ी
असफलता उसकी सेना के विषय में थी। लखनऊती को विद्रोह, लखनऊती का जो अर्थात बंगाल के विद्रोह को दबाने में उसे 6 वर्ष लगे। फिर राजपूत शासकों के विरुद्ध वह कोई कदम नहीं उठा सका और उसके उत्तराधिकारी मंगोल आक्रमणों के विरुद्ध असफल रहे। वह बताते हैं कि उसका मुख्य कारण अच्छे सैनिक अधिकारियों की कमी थी। मध्य एशिया में मंगोलों का प्रभाव बढ़ जाने के कारण भारत में बड़ी संख्या में तुर्क नहीं आ सके थे और बलबंत तुर्कों के अतिरिक्त किसी अन्य नस्ल के व्यक्तियों को कोई भी पद देने के लिए तत्पर नहीं था और वह किसी निम्न पद को भी तुर्कों के अतिरिक्त किसी अन्य नस्ल के व्यक्तियों को कोई निम्न पद भी नहीं देना चाहता था। शासन व्यवस्था पर भी अगर दृष्टिपात करते हुए खलीक अहमद निजामी ने लिखा है कि यद्यपि उसने एक पुलिस के व्यक्ति की भांति शांति और व्यवस्था स्थापित करने के कर्तव्यों की पूर्ति की, परंतु एक भी ऐसा कानून या नियम प्राप्त नहीं होता जिसके कारण बलबन को याद किया जा सके। विद्रोहियों में सबसे अधिक शांत और वृद्ध जलालुद्दीन खलजी ने तुर्की सरदारों के शासन को उलट दिया, तो निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि यह व्यवस्था जो बलबन ने स्थापित की थी कितनी दुर्बल और कीड़ों द्वारा खाई हुई हो चुकी थी। निसंदेह बलबन के शासन व्यवस्था में दोष थे और जो भी इतिहासकारों ने, चाहे डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव हों या प्रोफेसर ABM हबीबुल्ला या प्रोफेसर खलीक अहमद निजामी, इन जो शासकों ने जो भी उसके दोष गिनाए वह हम देखते भी हैं। बलबन की मृत्यु के 3 वर्ष पश्चात ही उसके राज्य को नष्ट हो जाने और दिल्ली के सिंहासन पर खलजी वंश का अधिकार हो जाने से उसकी दुर्बलता, जो शासन की दुर्बलता है, जो उसके कृतित्व की दुर्बलता है, वो स्पष्ट हो जाती है। बलबन का मुख्य उद्देश्य उसकी निरंकुशता और तुर्क नस्ल की श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयत्न करना था। एक व्यक्ति अथवा किसी एक अल्पसंख्यक वर्ग की शक्ति और क्षमता पर आधारित राज्य स्थायी नहीं हो सकता था। इस कारण बलबन का राज्य और उसके वंश का दिल्ली के सिंहासन पर स्वामित्व सुरक्षित न रह सका। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बलबन के जब कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है तो उसके नीतियों को उसमें जिम्मेदार ठहराया गया और उसके आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने उसके धर्मांध होने, बहुसंख्यक प्रजा के प्रति उसका व्यवहार, असहिष्णुता का रहने को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन उसके अन्य पक्षों को वह की प्रशंसा करते हैं। उसी तरह प्रोफेसर ABM हबीबुल्ला भी जो इसके कुछ बातों में तो उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ बातों में उसकी निंदा करते हैं कि वह तुर्की संप्रभुता का संरक्षक बनने का प्रयास कर रहा था। फिर खलीक अहमद निजामी भी इसी तथ्य को प्रकाशित करने का प्रयास किए हैं कि वह अपने सैन्य नेतृत्व में भी उचित प्रदर्शन नहीं कर सका और राजपूतों के विरुद्ध या बंगाल के जो विद्रोह थे उनके विरुद्ध कोई रणनीतिक उसकी समझदारी नहीं दिखी। तो इस प्रकार जो भी तथ्य हमारे सामने आए उसमें हम देखते हैं कि उसने रक्त और लौ की नीति स्थापित करके अपने साम्राज्य की में शांति कुछ समय के लिए बना दिया, उसको सुदृढ़ता प्रदान कर दी, लेकिन एक निश्चित योजना का अभाव दिखा कि शांति व्यवस्था एक कुछ दिनों तक शांति व्यवस्था बना रहे और उसके उत्तराधिकारी फिर सुरक्षित रूप से अपने शासन व्यवस्था में बने रहें। तो इस तरह का उसका कोई प्रयास नहीं था। लेकिन हम तत्कालिक परिदृश्यों में देखें और फिर एक उसने नीति अपनाई कि जो नस्लों में विभेद किया और निम्न वर्ण के, चाहे मुस्लिम ही क्यों न हो या हिंदू, जो भी थे, जो निम्न वर्ण के थे, उनको वह देखना तक पसंद नहीं करता था। और इसके प्रसंग हम लोगों ने चर्चा क्रम में दिया भी कि वह कहा करता था कि जब मैं कोई निम्न वर्ण के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी रक्त की शिराएँ, धमनियाँ हैं, वो क्रोध से मतलब भर जाती हैं। तो इसका भावार्थ यही था कि वह नस्ल विभेदीकरण की जो नीति अपनाई, इससे कारण उसके सेना में, उसके प्रशासन में योग्य व्यक्तियों की कमी हो गई हो, यदि ऐसा संभव था, और उसका जो जनाधार बनना चाहिए था, जो सत्ता का जनाधार बनना चाहिए था, वह सही ढंग से नहीं बन पाया। तो इन्हीं कारणों से हम देखते हैं कि उसके शासन व्यवस्था, उसके व्यक्तित्व की आलोचना विभिन्न जो इतिहासकार हैं उन्होंने की है। लेकिन अगर हम एक अन्य पक्ष से देखें कि
बलबन सुल्तान बलबन एक गुलाम था और वह तुर्कानी चियलगानी जो कि जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी उसका एक सदस्य भी था। तो उसके अपने निम्न मतलब श्रेणी क्रम में सबसे निचले पायदान से उठते उठते वह सम्राट सुल्तान बना था और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। तो उसके अंदर योग्यताएं तो थी, बहुत सारी प्रतिभाएं तो थी। वह एक शक्तिशाली, योग्य कूटनीतिक, शक्तिशाली और योग्य सेनापति था। सेनापति के गुण तो उसमें कम थे, लेकिन उसके अंदर दृढ़ता थी, एक फर्मनेस थी कि वह किसी कार्य को जब ठान लेता था तो उसको करता था। फिर उसने कूटनीतिज्ञता से काम लिया और अपने शत्रुओं को समाप्त करने के प्रति उसकी जो इच्छा थी वह दृढ़ थी और वह उस कार्य को अंजाम दे सका। तो इस कारण हम उसके अंदर कुछ गुणों को भी तलाश ही सकते हैं, क्योंकि मध्यकाल में बिना गुणों के होते हुए भी आप सत्ता तक पहुंच ही नहीं सकते थे। बिना गुणों के आप सत्ता तक पहुंच ही नहीं सकते थे। परंतु तब भी हम अगर उसके कार्यों को देखें तो कुछ अच्छे तथ्यों को अगर हम देखें उसके व्यक्ति से संबंधित, तो हम ये मान सकते हैं कि योग्य शासक माना जा सकता है। जो भी तथाकथित गुलाम सुल्तानों में उसका महत्वपूर्ण स्थान गिना जा सकता है। बलबन अपनी योग्यता से सुल्तान बना था। वह कठोर एवं क्रूर था, परंतु संभवतः उस समय की परिस्थितियों में उसका ऐसा करना आवश्यक भी था। शासन के प्रति भय और सम्मान की भावना नष्ट हो जाना और विद्रोहियों एवं लुटेरों की संख्या में वृद्धि एक कठोर शासक की आवश्यकता की ओर इंगित करते हैं। इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि नासिरुद्दीन के शासनकाल के अंतिम दिनों में सुल्तान की प्रतिष्ठा पूर्णतः नष्ट हो चुकी थी। वह पुनः लिखता है जियाउद्दीन बर्नी कि जिस समय बलबन सिंहासन पर बैठा उस समय राज्य की शक्ति का भय जो शासन का आधार है और राज्य का गौरव सभी मनुष्यों के हृदय से जा रहा था। ऐसी स्थिति में बलबन ने एक कठोर शासक की आवश्यकता महसूस की बलबन ने, और इसकी पूर्ति के लिए वह अपने कठोर कदम उठाए। और बलबन प्रिय था, दुर्बलों का रक्षक था, प्रजा के आर्थिक हितों को ध्यान रखने वाला शासक था। इसका प्रसंग हम तभी देख सकते हैं जब वह सैन्य अभियानों की बात करता है तो कहता है कि किसानों के खेतों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, चाहे सेना अपने रूटीन फॉलो कर रही हो या आक्रमण के लिए जा रही हो, अर्थात कि उसका प्रशिक्षण भी हो, तो भी किसानों के फसलों को बर्बाद नहीं करना चाहिए और किसानों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और वह इस बात को कहा करता था कि कर इतना अधिक न हो कि जनता दे ही न पाए, विद्रोह कर दे, और जनता दे ही न पाए, और इतना कम भी ना हो कि जनता विद्रोही हो जाए या शक्ति जुटाने लगे। तो इन सब बातों को वह कहा करता था। तो इस आलोक में हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के दुर्बल उत्तराधिकारियों के समय में उत्पन्न हुई अराजकता को दूर करने का श्रेय बलबन को था। उसने विद्रोहों को समाप्त किया, विद्रोही इक़्तेदारों को दंड दिया, दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित रखा तथा इसके अंतर्गत शांति और व्यवस्था स्थापित की। बलबन ने सुल्तान की संप्रभुता को स्थापित किया। जैसा कि हम देखते हैं कि आरपी जो प्रोफेसर त्रिपाठी हैं, आरपी त्रिपाठी, उन्होंने लिखा है कि उसकी संप्रभुता की धारणा सम्मान, शक्ति और न्याय पर आधारित थी। और इसी तरह अन्य इतिहासकार लिखते हैं कि यदि बलबन के कार्यों को एक शब्द में व्यक्त करना चाहे तो वह शब्द है सुदृढ़ीकरण का। यही उसकी नीति का मंत्र भी था। सुल्तानों और तुर्की गुलाम सरदारों के संघर्ष तथा सुल्तान की प्रतिष्ठा को समाप्त किए जाने के लिए बलबन दोषी नहीं था। राजनीतिक मंच पर उसके अवतरण से पहले ही यह संघर्ष आरंभ हो चुका था। उसने धीरे धीरे उन परिस्थितियों का लाभ अपने हित में के लिए उठाया और एक बार जब सुल्तान बनने के पश्चात उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, और जो उसकी महान सफलता में गिनी जा सकती थी। इसके पहले हम लोग जब इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि किस तरह सुल्तानों को राजगद्दी पर बैठाया जाता था और उन्हें फिर पदच्युत कर दिया जाता था, उनकी हत्याएं कर दी जाती थी। इससे सुल्तान की गरिमा और को धक्का लगा और फिर जन सामान्य में सुल्तान और सल्तनत के प्रति जो एक भाव था, जो एक तरह का जो लगाव था, वह पैदा नहीं हो सका। और
जनता के मन में उसके प्रति, सुल्तान के राजगद्दी के प्रति या सुल्तान के प्रति किसी तरह का भाव जो सत्ता को बनाए रख सकता था, उस तरह के भाव विकसित नहीं हो रहे थे। और जन सामान्य में सुल्तानों के कृतित्वों की आलोचना हो रही थी, क्योंकि बार बार इस तरह के षड्यंत्र के कारण जन सामान्य में सुल्तान की प्रतिष्ठा और राजगद्दी की जो के प्रति लोगों की वफादारी थी, उस तरह की भावनाओं को ठेस पहुंचा था। इस कारण हम देखते हैं कि जो बलबन है वह कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश द्वारा आरंभ किए गए कार्यों की पूर्ति करने में सफल रहा। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को स्थापित किया था, परंतु उसकी शक्ति तुर्की गुलाम सरदारों पर ही आश्रित थी। बलबन ने इस दुर्बलता को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की। बलबन की शक्ति स्वयं सुल्तान की शक्ति थी, जिसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं थी, अपितु वह अन्य सभी जो निर्भरताएं थी उसको समाप्त कर दिया था। इस कारण बलबन यथार्थ में सुल्तान था। बलबन मंगोल आक्रमणों के भय को सर्वदा के लिए समाप्त नहीं कर सका था, परंतु इसमें भी संदेह नहीं कि उसने मंगोलों की सफलता के मार्ग को बंद कर दिया। उसने दिल्ली सल्तनत को सशक्त बनाया और अपनी उत्तर पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा के संबंध में उसने जो नीति अपनाई वह आगे आने वाले खलजी शासकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि महान योद्धा, शासक एवं नीति निपुण बलबन, जिसने घोर संकटमय स्थिति में पड़े हुए अल्पवयस्क मुसलमान राज्य की सुरक्षा को सुरक्षित रखा और नष्ट होने से बचाया, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सदैव उच्च स्थान पर पाता रहेगा। उसने अलाउद्दीन के सफल शासन की भूमिका तैयार की। यदि उसने भारत में संघर्षरत मुसलमान शक्ति को दृढ़ एवं सुरक्षित न बना दिया होता तो अलाउद्दीन मंगोलों के आक्रमण का सफल प्रतिरोध करने तथा सुदूरवर्ती प्रदेशों को विजित करने में कभी सफल न हो पाता, जिसके कारण उसको मुसलमानों के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम ईश्वरी शरण जो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं उनके इस कथन से हम सहमति रख सकते हैं, क्योंकि उसने सेना के लिए दीवाने आरिज विभाग की स्थापना की और सेनापति की नियुक्ति की और एक सेना को संगठित करने का प्रयास किया और उत्तर पश्चिमी सीमा के जो क्षेत्र थे उनमें किलों का निर्माण करा के उनको सुरक्षित किया और जो राज्य के आंतरिक जो दुर्बलताएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया, जिसके कारण हम देखते हैं कि आगे के खिलजी जो सरदार हैं वह अपने एक सुदृढ़ आधार को प्राप्त किए और उसी पे अपने सल्तनत को और मजबूत बनाने का प्रयास अलाउद्दीन करता है। फिर अलाउद्दीन के राजस्व सिद्धांत में एक निरंतरता का तत्व हम देख सकते हैं। जो सुल्तान बलबन के समय में प्रारंभ हुआ वह अलाउद्दीन के समय में और उसके शक्ति और सम्मान में वृद्धि हुई। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि सुल्तान बलबन ने जो नींव रखी उस पर इमारत बनाने का काम अलाउद्दीन खिलजी हो और याबाद के शासकों ने किया। इस प्रकार हम बलबन के जब कार्यों का मूल्यांकन करते हैं तो या फिर एक इतिहासकार जो बलबन के विषय में उन्होंने समकालीन विवरण लिखा है, इतिहासकार बर्नी, उन्होंने लिखा है कि बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पैरों दारुल अमन के कब्रिस्तान को ले जाते हुए अपने सिरों पर धूल फेंकी। उन्होंने 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया और नंगी भूमि पर सोए। इससे प्रकट होता है कि बलबन की कठोरता के बावजूद भी उसके सरदार उससे प्रेम करते थे अथवा उसकी उपस्थिति की आवश्यकता को अनुभव कर रहे थे। एक कठोर शासक के प्रति यह भावना एक आश्चर्य की बात थी। इस कारण यह मानना पड़ता है कि बलबन एक सफल शासक था। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में एकमात्र रजिया ने योग्यता से कार्य किया, परंतु वह असफल हुई। बलबन ने सफलता प्राप्त की और उसने इल्तुतमिश के दुर्बल उत्तराधिकारियों के समय में उत्पन्न हुई अव्यवस्था और दुर्बलता को दूर कर दिया। वह अपने वंश के स्वामित्व को दिल्ली के सिंहासन पर सुरक्षित रखने में असफल रहा, लेकिन दिल्ली सल्तनत के अधिकार और प्रभाव को अस्थायित्व प्रदान करने में असफल रहा। बलबन को एक महान सुल्तान नहीं माना जा सकता, परंतु तथाकथित गुलाम सुल्तानों में महान सुल्तान कहलाने का अधिकारी कोई भी नहीं था। बलबन में भी कमियां रहीं, परंतु जो सफलताएं उसने अर्जित की उनके कारण उसे गुलाम सुल्तानों में एक महत्वपूर्ण सुल्तान माना जा सकता है। और देखा जा सकता है
कि सुल्तान सुल्तान बलबन अपने सल्तनत और सुल्तान के प्रतिष्ठा को स्थापित करने में अपनी भावनाओं को भी उसने दबाया। और हम देख रहे हैं कि जब उसके पुत्र की मृत्यु हुई तो वह निजी कष्ट में फूट फूट कर रोया था। वह कभी भी बाहरी रूप से अपने दर्द को भी प्रकट नहीं करता था। तो इस रूप में उसके एक अपने अंदर दृढ़ता का और यथार्थ दृष्टिकोण रखने का उसके अंदर जो गुण था, इसके कारण वह जो गुलाम सरदार हैं या मामलुक सुल्तान या गुलाम सुल्तान जो हुए, उनमें बलबन सर्वाधिक योग्य और कुशल माना जा सकता है। और इन्हीं तथ्यों के साथ हम चर्चा को समाप्त भी करेंगे। और इस प्रकार हम लोगों ने विविध पक्षों को देखते हुए, इतिहासकारों के विभिन्न कथनों को देखते हुए हम देखें कि बलबन एक योग्य, कूटनीतिज्ञ और यथार्थवादी व्यक्ति था। और उसने परिस्थितियों को समझ के उस हिसाब से काम किया और कठोरता की जब आवश्यकता थी तो कठोर नीति अपनाई। अगर बलबन के कुछ अन्य बातों को देखें, बलबन ने न केवल अपने राज्य में शांति स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति को भी ठीक करने में भी सफलता प्राप्त की थी। बलबन विद्वानों और कलाकारों को भी संरक्षण प्रदान करता था। उसके दरबार में साहित्यकार, कवि, दार्शनिक, चिकित्सक आदि सभी को आश्रय प्राप्त हुआ था। उसके दरबार के विद्वानों में शेख बदरुद्दीन बजारिया, शेख मसूद, बदरुद्दीन गजनवी, काजी कुतुबुद्दीन, मौलाना हमीदुद्दीन मुतरिज आदि सम्मिलित थे। विभिन्न आधुनिक इतिहासकारों ने बलबन की सफलताओं की प्रशंसा भी की है। इस कारण हम अगर डॉक्टर आशीर्वादी लाल को शब्दों में कहें कि तथाकथित गुलाम सुल्तानों में इल्तुतमिश के बाद दूसरा स्थान इसी सुल्तान बलबन का ही था। और इसके साथ ही हम बलबन के जो व्यक्तित्व या कृतित्व था उसकी चर्चा समाप्त करेंगे। और आप लोग इस लेक्चर को बार बार सुनेंगे। इसमें बहुत सारे जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग है उसमें उसको करने में ये है कि आप बार बार एक एक पॉइंट को लिखा जाए कि वह अगर इस तरह कहा जाए कि उसने जो सरदारों के नस्ल विभेदीकरण की नीति अपनाई, उसके कारण उसके व्यक्तित्व का एक पक्ष उभरता है कि वह जन सामान्य में समानता के भाव को उसने नहीं समझा और वह एक नस्ली विभेद की नीति अपनाया। वह धर्मान था, अहिष्णुत था, रचनात्मक प्रतिभा का अभाव था उसमें। इस तरह के हेडिंग डाल डाल के हम इसको लिख सकते हैं। और जब आप लेक्चर को बार बार सुनेंगे तो आपको एक आइडिया विकसित हो जाएगा कि इसके जब बलबन के व्यक्तित्व का मूल्यांकन पूछे या उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण पूछे तो आप विभिन्न उसके जो कार्य थे, चाहे बंगाल विजय था या मंगोल आक्रमण से सुरक्षा या उसकी उत्तर पश्चिमी नीति या उसके रक्त एवं लौह की नीति जो उसने अपनाया या सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का जो उसने प्रयास किया, इन सभी तथ्यों को और या अपनी वंशावली उसने बनवाया, तो इन सभी तथ्यों के आलोक में उसके व्यक्तित्व का आप मूल्य और कृतित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं। और लेक्चर को जब बार बार सुनेंगे और पूरे क्लास का जब बलबन के प्रारंभिक जीवन से लेकर सुल्तान बनने, सुल्तान के रूप में कार्य करने इत्यादि का जब आप निरीक्षण परीक्षण करेंगे, बार बार लेक्चर को सुनेंगे तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि उसके कृतित्व का आलोचनात्मक परीक्षण कैसे करें। और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।